नमस्कार, स्वागत है आपका और मैं हूं आपके साथ सपना दीपक मदेशिया। बुलेटिन का आगाज करेंगे। उत्तराखंड में पहली बार हो रहे विश्व आयुर्वेद कांग्रेस एवं आरोग्य एक्सपो का आयोजन हो रहा है। देहरादून परेड ग्राउंड में आयोजित हो रहे सम्मेलन का मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और केंद्रीय आयुष मंत्री प्रताप राव जाधव सम्मेलन ने शुभारंभ किया। सम्मेलन के लिए देश विदेश से आयुर्वेद विशेषज्ञ उत्तराखंड पहुंचे। 4 दिन तक चलने वाले सम्मेलन में आयुर्वेद के चिकित्सकों की बढ़ावा देने पर मंथन किया जाएगा। इसके अलावा आयुर्वेद विशेषज्ञ 600 शोध पत्र प्रस्तुत करेंगे। मैं सबसे पहले देवभूमि उत्तराखंड में विश्व आयुर्वेद सम्मेलन आयोजित करने के लिए माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का धन्यवाद करता हूं। हमारे आयुष विभाग के मंत्री आदरणीय प्रताप राव जी का धन्यवाद करता हूं। और निश्चित रूप से ये सम्मेलन देवभूमि उत्तराखंड में होना हमारी जो प्राचीन जो हमारी संस्कृति है, हमारी जो विधा है, उस विधा को और मजबूती प्रदान करेगा, विश्व के कोने कोने तक ले जाने का काम करेगा। क्योंकि ये देवभूमि उत्तराखंड योग की भूमि है, आयुष की भूमि है और अनेक अनेक वनस्पतियों के लिए ये सबसे उपयुक्त भूमि है। हमारे ऋषि मुनियों ने यहाँ पर बहुत अनुसंधान किए और आज वर्तमान समय में हमारे देश के प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में पूरे विश्व के अंदर योग का प्रचार प्रसार हो रहा है। पूरी दुनिया योग को मान रही है। योग ऐसी विधा है जो हमारे जीवन का दिनचर्या का हिस्सा रही है। फिर से लोग उसी प्रकार उसको आत्मसात कर रहे हैं। निश्चित रूप से इस होने वाले 4 दिन के सम्मेलन से, जिसमें पूरी दुनिया के वैद्य, वैज्ञानिक, योग के क्षेत्र में काम करने वाले विशेषज्ञ भाग ले रहे हैं और लगातार वो मंथन करेंगे। उस मंथन से जो अमृत निकलेगा वो सभी प्राणियों के लिए अमृत का काम करेगा। मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज यहाँ पर देहरादून में 10वीं आयुर्वेद कांग्रेस और जो हमारे यहाँ पर आयुर्वेद एक्सपो का 2024 का भी उद्घाटन यहाँ पर हमने अभी किया और आप देख रहे हैं कि लोगों में बहुत सारा आयुर्वेद के बारे में उत्साह है। लगभग 6000 से ज्यादा लोगों का रजिस्ट्रेशन हो चुका है और आने वाले 4 दिन में लगभग 25-30 हजार तक लोग इस एक्सपो में यहाँ पर आएंगे और यहाँ का जो भी आयुर्वेदिक लोगों के जो भी स्टॉल लगेंगे, लगभग 350 स्टॉल है, तो सभी स्टॉल का भी लोग वहाँ पर लुत्फ लेंगे और वहाँ से अपनी दवाइयाँ वगैरह का ज्ञान प्राप्त करेंगे। मुझे लगता है कि ऐसा ये कार्यक्रम होने से जो हमारे आदरणीय पंतप्रधान नरेंद्र मोदी जी की मंशा थी कि जो हमारी देश की प्राचीन प्राकृतिक चिकित्सा पद्धति जो है हमारा आयुर्वेद, वो दुनिया के हर कोने में जाए। और नशा तस्करों पर पुलिस ने कड़ा प्रहार किया है। अवैध शराब, मादक पदार्थ को तस्करी में लिप्त अभियुक्तों की लाखों रुपए कीमत की अवैध संपत्ति कुर्क की गई है। ऋषिकेश पुलिस राजस्व विभाग को टीम के साथ मिलकर कार्रवाई की गई है। महिला ड्रग सप्लायर रेखा साहनी ने ऋषिकेश की संपत्ति को भी कुर्क किया है, जहां ऋषिकेश, कोतवाल सहित अन्य विभाग मौजूद रहे। और ऋषिकेश के 72 सीढ़ी गंगा घाट पर 26 नवंबर को गंगा में छलांग लगाने वाले 21 वर्षीय गौतम अगेड़ा का अभी तक कुछ भी पता नहीं चल पाया है। आपको बता दें कि एसडीआरएफ के बाद जल पुलिस ने भी गंगा में राफ्ट से सर्च ऑपरेशन चलाना शुरू कर दिया है। त्रिवेणी घाट चौकी प्रभारी आकाश पोखरीवाल और बस अड्डा चौकी प्रभारी नवीन डंगवाल जल पुलिस के साथ राफ्ट में बैठकर खुद गौतम अरोड़ा की तलाश कर रहे हैं। ऋषिकेश के कोतवाल राजेंद्र सिंह खोलिया ने बताया कि जल पुलिस ने 72 सीढ़ी गंगा घाट से बैराज तक गंगा में सर्च ऑपरेशन चलाया, लेकिन गौतम अरोड़ा का गंगा में कुछ पता नहीं चला। और वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मुख्यमंत्री घोषणा के तहत जिला चमोली के विधानसभा क्षेत्र बद्रीनाथ के ग्राम मलारी स्थित मां हीरामणि के मंदिर और धर्मणी सामुदायिक स्थलों के सौंदर्यीकरण के लिए 45,06,000, जिला रुद्रप्रयाग के विधानसभा क्षेत्र केदारनाथ में महर्षि अगस्त्य मुनि के मंदिर के सौंदर्यीकरण के लिए 57,64,000 और जिला पिथौरागढ़ के विधानसभा क्षेत्र धारचूला में
काली पातल कापा से चलथा खोल वन अशोक मार्ग निर्माण के लिए 40,96,000 इसके साथ ही अन्य मंदिरों और धर्मनी सामुदायिक स्थलों के लिए वित्तीय स्वीकृति प्रदान की है। राज्यपाल द्वारा निकायों में ओबीसी आरक्षण के विधेयक की मंजूरी मिलने के बाद राज्य में निकाय चुनाव का रास्ता साफ हो गया है, जिसके बाद भाजपा और कांग्रेस ने निकाय चुनाव को लेकर तैयारी तेज कर दी है। कांग्रेस प्रदेश उपाध्यक्ष मथुरा दत्त जोशी का कहना है कि आरक्षण के विधेयक को राज्यपाल की मंजूरी मिलने के बाद उम्मीद है कि सरकार आरक्षण को रोस्टर भी आयोग को देगी और शीघ्र ही नगर निकाय के चुनाव होंगे, लेकिन लगता नहीं है कि सरकार शीघ्र ही निकाय चुनाव कराएगी, क्योंकि आरक्षण के आने में अभी समय और सरकार में जो है पाले में है। विधेयक को मंजूरी मिली है। आरक्षण का जो विधेयक गया था राजभवन, उसको मंजूरी राज्यपाल महोदय ने दिया। उम्मीद करते हैं कि जल्दी ही सरकार आरक्षण का रोस्टर भी आयोग को देगी, सरकार प्रस्तुत करेगी और ये उम्मीद करते हैं शीघ्र ही नगर निकाय के चुनाव होंगे, लेकिन लगता नहीं कि सरकार जल्दी नगर निकाय के चुनाव करेगी। खेल मंत्री रेखा आर्या ने बीते बुधवार को कैबिनेट बैठक में संशोधित खेल विश्वविद्यालय एक्ट को अध्यादेश के रूप में प्रस्ताव की मंजूरी मिलने पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और समस्त कैबिनेट का आभार जताया। उन्होंने उम्मीद जताई है कि जल्द ही खेल विश्वविद्यालय के राजभवन की मुहर लग जाएगी। आज कैबिनेट में माननीय गवर्नर साहब की तरफ से जो विश्वविद्यालय एक्ट पूर्व में विधानसभा से पारित होकर गवर्नर हाउस पहुंचा था, उसमें गवर्नर हाउस की तरफ से कुछ आपत्तियां लगकर वापस विधायी को पहुंचा था और विधायी में पहुंचने के बाद में फिर विभाग के पास पहुंचा और आज मुझे आपको बताते हुए बेहद खुश हो रहा है और आपकी बेहद खुशी है कि आज उस प्रस्ताव पर जैसे माननीय गवर्नर साहब के दिशा निर्देश थे, उसमें जो आपत्तियां थी उसका जो समाधान था। और केदारनाथ की नवनिर्मित विधायक जो है आशा नौटियाल का एक बड़ा बयान सामने आया है। आशा नौटियाल ने कहा है कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने दिवंगत विधायक शैला रानी के आकस्मिक निधन के बाद से केदारनाथ की जनता का पूरा ख्याल रखा है और साथ ही कहा कि उनका कार्य है कि जो घोषणाएं सीएम ने केदारनाथ के लिए किए हैं वो समय रहते हुए धरातल पर उतर सके। देखिए, मैं सबसे पहले तो माननीय मुख्यमंत्री जी का बहुत बहुत धन्यवाद, दिल की गहराइयों से आभार व्यक्त करती हूँ कि जितना समय वहाँ पर विधानसभा खाली रही है, उन्होंने एक विधायक के रूप में वहाँ की जनता की सेवा की है और जो भी ज़रूरतों को लोगों ने उनके पास पत्र के माध्यम से ले गए, जो भी वहाँ की विकास योजनाएं थी उन योजनाओं को उनके पास ले गए। उन्होंने उन योजनाओं पे घोषणाएं भी की और उनके शासनादेश भी जारी कर दिए हैं। कुछ योजनाओं के टेंडर भी निकल चुके हैं और मुझे लगता है कि जिस तरह से उनका पूरा ध्यान केदारनाथ विधानसभा और केदारनाथ यात्रा के लिए रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटते हैं। पुरखों की सांझी विरासत, ऋषि मुनियों की परंपरा और अनुकूल वातावरण से देवस्थानम उत्तराखंड को मिला है देश और दुनिया में सबसे ज्यादा मानव और बड़ी है आयुष और वेलनेस में बेस्ट डेस्टिनेशन की पहचान। We all came here to clean our 5 chakras and so far so good. We really enjoy it and I give my best wishes for the government of Uttarakhand. उत्तराखंड सरकार का संकल्प है कि आयुष और वेलनेस की समृद्ध प्राकृतिक और सांस्कृतिक विशेषताओं से प्रत्येक व्यक्ति को जोड़ा जाए और सर्वोत्तम सेवाएं प्रदान की जाएं। देवभूमि उत्तराखंड में 300 से ज्यादा आयुष और वेलनेस सेंटर संचालित किए जा रहे हैं, जिसमें प्राकृतिक आयुष उपचार और योग प्रदान किया जा रहा है। मेरे पाँव की हड्डी भी थोड़ी बढ़ गई थी और वो पंचकर्म भी मैंने कराया है और मेरा सारा ट्रीटमेंट यहाँ पे मुफ्त हुआ है और उसमें मुझे 90% फायदा हुआ है। राज्य में पहली बार इवनिंग ओपीडी संचालित की जा रही है, जिसमें प्रकृति परीक्षण,
और ऋतुचर्या के अनुसार गैर संक्रामक रोगों और गंभीर बीमारियों का उपचार किया जा रहा है। मेरे को MND था, मोटर न्यूरॉन डिजीज, जिसमें मुझे नसों में झंझनाहट होती थी और मेरा राइट हैंड वर्क नहीं कर पाता था। मैं पिछले 20 दिनों से यहाँ पर मात्रावस्थी और मरम चिकित्सा ले रहा हूँ, जिससे मुझे 50 से 60% रिमूव हो पा रहा है, आराम मिल पा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आह्वान पर इंटरनेशनल योगा डे का उत्तराखंड में सफल संचालन होता है। उत्तराखंड सरकार डिजिटल कार्यक्रम आयुर्वाणी और आयु तरंगिनी मैगजीन के माध्यम से योग और आयुष से जुड़ी जानकारी जनता के बीच पहुंचा रही है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के संकल्प से आयुष और वेलनेस में निवेश के द्वार खुले हैं। सांझी विरासत को संजो रही है उत्तराखंड सरकार। आयुष और वेलनेस है स्वस्थ जीवन शैली के आधार। ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आपका बढ़ते खबरों की ओर। बांग्लादेश में हो रहे हिंदुओं पर अत्याचार को लेकर भारत में हिंदू आक्रोश में हैं। अब हिंदुओं पर अत्याचार के खिलाफ गौरव सेनानी जो है उत्थान समिति एवं अखिल भारतीय पूर्व सैनिक सेवा परिषद ने रामलीला मैदान में चक्की बोर्ड बाजार होते हुए तिरंगा चौराहे पर तक बांग्लादेश के विरुद्ध आक्रोश रैली निकाली गई और भारत सरकार से निवेदन किया गया है कि जल्द से जल्द बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार पर अपनी प्रतिक्रिया जाहिर करें। बटेंगे तो कटेंगे, ये बात निश्चित है। हम लोगों को एक होना होगा और जो ये गौरव सेनानी संगठन के द्वारा और नारी उत्थान समिति के द्वारा जो आक्रोश रैली निकाली गई है, ये भारत सरकार तक पहुंचाई जाए बात, इसलिए ये आक्रोश रैली यहाँ पर निकाली गई है। और मैं आश्चर्य में हूँ, आज जो बांग्लादेश के अल्पसंख्यकों पर जो अत्याचार हो रहा है, उसी संदर्भ में हिंदुस्तान के कोने कोने में आक्रोश रैली निकाली जा रही है। और जब जन जन की आवाज वहां तक पहुंचेगी तभी उनके आंखें खुलेंगी और तब उनको थोड़ा सा ऐसा महसूस होगा कि भाई हम जो कर रहे हैं गलत कर रहे हैं, ऐसा करके। और बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार का पतंजलि योगपीठ के अध्यक्ष आचार्य बालकृष्ण ने कड़े शब्दों में निंदा की है। कोटबाररा में मीडिया से बात करते हुए आचार्य बालकृष्ण ने कहा कि जिस बांग्लादेश को बनाने के लिए भारतीय सेना के जवानों का खून बहा हो वही बांग्लादेश आज भारत का विरोध कर उसके हिंदुओं के खिलाफ अत्याचार कर रहा है, वो बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं होगा। ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है और हम सबको, विशेष करके जिस बांग्लादेश को बनाने में हमारे जवानों का खून बहा है, आज उस देश के लोग हमारी संस्कृति के लोगों का खून बहाएं, ये कदापि स्वीकार्य नहीं है। और इसमें राजनीतिक इच्छा शक्ति के साथ में और जितने भी सांस्कृतिक आदि प्रदेश में ग्रीष्मकालीन चारधाम यात्रा के बाद अब शीतकालीन यात्रा को लेकर भी सरकार तमाम व्यवस्थाएं जुटा रही है, जिससे कि श्रद्धालु शीतकालीन यात्रा पर भी आए और भगवान के शीतकालीन गद्दी स्थल पर पहुंच दर्शन कर सके। इसको लेकर बीकेटीसी अध्यक्ष अजय ने कहा कि प्रदेश के तीर्थाटन की अपार संभावनाओं को देखते हुए मुख्यमंत्री ने शीतकालीन चारधाम यात्रा का शुभारंभ किया और इसी के लिए तमाम व्यवस्थाओं को भी जुटाया जा रहा है। कि शीतकालीन यात्रा को लेकर के हमारे प्रदेश में पूर्व में भी प्रयास हुए हैं, लेकिन पहली बार की गंभीरता के साथ में इस बार माननीय मुख्यमंत्री जी के स्तर से शीतकालीन यात्रा को प्रयास किए गए और माननीय मुख्यमंत्री जी ने स्वयं शीतकालीन यात्रा का औपचारिक शुभारंभ भी किया है। निश्चित रूप से प्रदेश सरकार द्वारा जिस प्रकार से जिस तत्परता के साथ में कार्य योजना तैयार की जा रही है शीतकालीन यात्रा को लेकर के, और बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति द्वारा भी उत्तराखंड के स्वास्थ्य मंत्री धन सिंह रावत हल्द्वानी पहुंचे। यहां उन्होंने कई कार्यक्रमों में शिरकत की और एक निजी अस्पताल को शुभारंभ भी किया। इस मौके पर मीडिया से बातचीत करते हुए उन्होंने राज्य में स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर कहा कि हमारे सरकारी अस्पतालों में रोजाना 40,000 लोगों का इलाज किया जा रहा है। राज्य सरकार द्वारा 272 प्रकार की जांचों को मुफ्त किया जा रहा है। आपने अच्छा क्वेश्चन पूछा है। हमारी सरकार जो है पर डे
सरकारी हॉस्पिटलों में 40,000 से ज्यादा मरीजों का इलाज निःशुल्क होता है। और पहली बार आप देख रहे होंगे कि हमारी सरकार के द्वारा 272 जांचें फ्री की गई। हमारी सरकार के द्वारा जो गर्भवती माता बहनें हैं उनके लिए खुशियों की सवारी अलग से व्यवस्था की गई है। डायलिसिस का इलाज हमारे यहाँ फ्री है। पूरे देश में पहला राज्य उत्तराखंड है जहाँ की डायलिसिस के मरीजों का इलाज फ्री है। रोकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटते हैं। उत्तराखंड में बागवानी से सशक्त हो रहे हैं किसान, बन रही है उन्नत प्रदेश की विशिष्ट पहचान। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के संकल्प से किसानों की आय में जबरदस्त मुनाफा, फल और सब्जियों में पौष्टिकता, विकास के अंत्योदय सफर की कहानी लिख रही है। मुख्यमंत्री एकीकृत बागवानी विकास योजना के तहत किसानों को समृद्ध बनाने के लिए कोल्ड स्टोरेज पर 50% सब्सिडी अथवा 7,50,000 रुपए तक और रेफ्रिजरेटर वैन पर 50% सब्सिडी अथवा 13 लाख रुपए तक दिए जा रहे हैं। साथ ही फल, सब्जियां, पुष्प और मसालों के पौधे और बीज 50% सब्सिडी पर किसानों को प्रदान किए जा रहे हैं। मुख्यमंत्री एकीकृत बागवानी योजना के तहत हमें सब्जी और बीज उपलब्ध कराए जाते हैं, जिससे कि हमें समय समय पर उद्यान विभाग के द्वारा विभिन्न प्रकार के कीटनाशक दवाइयां भी उपलब्ध कराई जाती हैं और महिलाओं का एक आजीविका को लेकर एक नया ही उत्साह उत्पन्न हुआ है। मुख्यमंत्री संरक्षित उद्यान विकास योजना में पॉली हाउस के अंदर सब्जी या पुष्प का उत्पादन करने पर किसानों को 80% तक सब्सिडी प्रदान की जा रही है। बाजार हस्तक्षेप योजना के तहत सी ग्रेड सेब और अन्य फलों को समर्थन मूल्य पर खरीदने के लिए व्यवस्था की गई है। फसल बीमा योजना के तहत फलों और मौसमी सब्जियों का बीमा कराया जाता है और सरकार किसानों को प्रीमियम की कई गुना धनराशि प्रदान कर रही है। हमने आम की फसल का बीमा करवाया था, जिसका 8 गुना प्रीमियम हमें सीधा डीबीटी के माध्यम से हमारे अकाउंट में प्राप्त हुआ। मैं धन्यवाद अदा करना चाहूंगा उत्तराखंड सरकार, मुख्यमंत्री श्रीमान पुष्कर सिंह धामी जी का। बागवानी योजनाओं से खुल रहे हैं समृद्धि के द्वार, किसानों को मजबूत बना रही है उत्तराखंड सरकार। और ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आपका। बढ़ते खबरों की ओर। बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ हो रहे अत्याचार और मंदिरों को तोड़े जाने के विरोध में बीते दिन तमाम हिंदू संगठनों द्वारा आक्रोश रैली निकाली गई, जिसमें बीजेपी के कैबिनेट मंत्री और तमाम नेता भी शामिल हुए। इसको लेकर कांग्रेस अब तक तंज कस रही है। कांग्रेस की मुख्य प्रवक्ता गरिमा मेहरा दसौनी का कहना है कि आक्रोश मार्च हिंदुओं के लिए कम और अपनी सरकार के खिलाफ ज्यादा लग रहा है। वो इसलिए क्योंकि केंद्र में बीजेपी की तीसरी बार सरकार बैठी है। नहीं, ये आक्रोश मार्च जो है हिंदुओं के लिए कम और अपनी सरकार के खिलाफ ज्यादा लग रहा है, इसलिए क्योंकि केंद्र में तो भाजपा की तीसरी बार की सरकार बैठी हुई है। नरेंद्र मोदी जी तीसरी बार प्रधानमंत्री बने हैं, जो बांग्लादेश पर दबाव नहीं डाल पा रहा है कि वहां हिंदुओं के साथ बर्बरता ना हो, उनके साथ अराजकता, अभद्रता ना हो, हिंसात्मक जो कार्रवाइयां वहां हो रही हैं वहां के हिंदुओं के साथ। और मुझे बताइए ना, वहां के हिंदू और मणिपुर के हिंदुओं में कोई फर्क है क्या? आज तक मणिपुर का रुख न करना, आज तक मणिपुर के लिए कभी कोई आक्रोश रैली न निकालना। और गरुड़ के अंग्यारी महादेव मंदिर के महाराज अलख मुनि की मौन के मामले का पुलिस ने खुलासा कर दिया है। महाराज के साथी साधु और चालक को भी गिरफ्तार किया है। आरोपियों ने शराब के नशे में महाराज के पहाड़ी से गिरने के कारण मौत होने की बात कही है। वहीं एसपी ने आरोपियों को गिरफ्तार करने वाली टीम को पुरस्कार देने की घोषणा की है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आधार पर जो तथ्य सामने आए थे, उसी के आधार पर अपराध संख्या 4/24 इसमें पिंगलोर रेवेन्यू क्षेत्र में दाखिल किया गया था, जिसकी विवेचना थाना बैजनाथ को
ट्रांसफर हुई थी, नियमित पुलिस को ट्रांसफर होने के उपरांत एसओ बैजनाथ इसकी विवेचना कर रहे थे। इसमें जो तथ्य सामने आए थे, जो संदेह भी जताया था लोगों द्वारा भी और इनिशियल पूछताछ में भी हमने 2 लोगों का सामने आया था कि ये 2 लोग आखिरी टाइम पे बाबा जी के साथ थे। इसमें एक अर्जुन गिरी और एक दूसरा ड्राइवर जो था हरेंद्र सिंह रावत। अर्जुन गिरी बाबा जी के चेले भी रहे। तो इन दोनों के द्वारा जो इनमें से एक हरेंद्र सिंह रावत द्वारा पहले पूछताछ की गई थी इनिशियली, तो इनके द्वारा बताया गया था कि इनको हमने वहीं पे छोड़ के चले गए थे, मंदिर मतलब जंगल में नहीं गए थे। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।